पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव क्षितिज। मेरे साथ दिल्ली से जुड़ रहे देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, बिहार में चुनाव है और बिहार में जाति है जो कभी जाति नहीं है। और जब कभी चुनाव आता है, तमाम राजनीतिक पार्टियां जो बिहार के असली मुद्दे हैं उन्हें गौन कर देती है और जातीय विद्वेष कहें या जातीय प्रेम कहें, इसमें अपनी पूरी ऊर्जा खपा देती है। बिहार में यह फिर से देखने को मिल रहा है। आप देख ही रहे हैं कहां जातीय विद्वेष फैल रहा है, कहां जातीय प्रेम बढ़ रहा है, कैसे जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की जा रही है। चाहे आप सवर्ण बनाम पासवान का विवाद देखें, आशुतोष कुमार बनाम सारिका पासवान, उसके पीछे भी एक छुपा हुआ एजेंडा है। या फिर जितने जातीय सम्मेलन हो रहे हैं, कोई इसकी बात नहीं कर रहा कि बिहार कैसे आगे बढ़ेगा। फ्री बीज की बात हो रही है, लेकिन बिहार में स्कूलों में पढ़ाई कैसे ठीक होगी, यूनिवर्सिटीज कैसे ठीक होंगे, कल कारखाने कैसे आएंगे, इसकी चिंता नहीं। कल रात में आपने देखा कि मुजफ्फरपुर में 3 भूमिहार के नेता जो दूर दूर तक रहते थे, वे सीक्रेट मीटिंग करते हैं। पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, पूर्व मंत्री अजीत कुमार, भाजपा नेता रंजन कुमार, तीनों, 2 तो हारे हुए हैं और तीसरे संगठन के आदमी है रंजन कुमार। चिंता इस बात की है कि मुजफ्फरपुर, जिसे भूमिहार अपना मुजफ्फरपुर मानते हैं, वहां 3 विधानसभा क्षेत्रों में राजपूत कैसे जीत रहे हैं और भूमिहारों का टिकट कैसे कम हो गया। देखिए, 29 जून को सुपर संडे भी है। इसलिए सुपर संडे है कि चिराग पासवान नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में बहुजन समागम कर रहे हैं और उधर गया में उपेंद्र कुशवाहा। दोनों की तारीखें फिर से एक बार है। और पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में मुसलमानों की सबसे बड़ी मजलिस, कहा जा रहा है कम से कम 5 लाख लोग तो आएंगे ही। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया गया है। तो यह जातीय प्रेम, यह संप्रदाय प्रेम और यह जातीय विद्वेष, तो कोई अब जाति, जितनी स्थापित पार्टियां हैं। और इस बीच आज सुबह एक खबर छपी, हमने उसे पोस्ट भी किया क्योंकि मैं पटना विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूं। यह जानकर कितनी निराशा हुई कि पटना विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने को अब छात्र नहीं मिल रहे। सोचिए क्या गौरव था पटना विश्वविद्यालय, और जब पटना विश्वविद्यालय में पढ़ने को छात्र नहीं मिल रहे हैं तो क्या होगा बिहार का। और इसी बीच जनसुराज पार्टी, प्रशांत किशोर, जिन्हें चुनाव चिन्ह के रूप में स्कूली बस्ता मिला है, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि देखिए, यह स्कूल का बैग ही है तो बिहार की किस्मत को संवार सकता है। वे इस बात को बार बार दोहराते हैं कि किसी व्यक्ति का जीवन स्तर सिर्फ 3 चीजों से सुधरता है। पहला, उसके पास कैपिटल हो, बिहार के लोगों के पास पूंजी नहीं है। दूसरा, उसके पास लैंड बैंक हो, जमीन है तो आप कुछ कर सकते हैं। या फिर तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, आपके पास ज्ञान हो। लेकिन जब पटना विश्वविद्यालय को पढ़ने के लिए छात्र नहीं मिल रहे, कहां से कहां पटना विश्वविद्यालय पहुंच गए। क्या खुशी मिलती थी जब पटना विश्वविद्यालय में दाखिला होता था। मैं जानकर आश्चर्यचकित रहा, मैं तो वाणिज्य महाविद्यालय का छात्र हूं, कि वहां बीकॉम में इतनी सीटें खाली है कि पूछिए। तो अजीत जी, यह बिहार की चिंता, और सभी सिर्फ जाति जाति में लगे हैं। कुशवाहा मेरी ओर आ जाएं, कुशवाहा कहीं भागे नहीं, यादव ठीक रहे, मुसलमानों के वोट बैंक में कोई दरार न पड़े, सवर्ण जो बंधुआ मजदूर माने जाते हैं उनमें कोई सेंधमारी न हो जाए। प्रशांत किशोर किसका खेल बिगाड़ेंगे, किसका खेल नहीं बिगाड़े। लेकिन बिहार का एजेंडा गौन हो गया। अजीत जी, बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। अजीत जी, बाकी आपकी टिप्पणी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, अब इसमें कई बातें हैं, कई तो बड़ी दीर्घावधि के बिहार के की आर्थिक सामाजिक सेहत को लेकर के है, कई तात्कालिक राजनीति को लेकर के है, शिक्षा की बातें हैं। मतलब आपने जो ये विषय उठाया, ये बड़ा बड़ा इसमें कई पहलू इसमें शामिल है।
लेकिन ये जो हम लोग यहीं से शुरुआत करें, जो जाति की बात है ज्ञानेश्वर जी, तो जाति देखिए, अब देश का कोई भी राज्य नहीं है जहाँ जातिवाद नहीं, हर राज्य में बिल्कुल। जातिवाद है। पार्टियां राजनीति करती हैं जाति के आधार पर, जातियों के आधार पर टिकट दिए जाते हैं, दुनिया भर के सामाजिक संतुलन साधे जाते हैं हर राज्य में। लेकिन हर राज्य में एक बार चुनाव जीतने के बाद जो भी जीतता है उसके लिए फिर वो जाति का मामला नहीं रह जाता, फिर वो उसका स्टेट फर्स्ट हो जाता है। फिर वो बिल्कुल। स्टेट के लिए काम करता है, अपने राज्य के लिए काम करता है, राज्य के विकास के लिए काम करता है, उसके लिए लड़ाइयां लड़ता है। हम्म। ये सेंटर से लड़ाई लड़ता है। अगर सेंटर में अपोजिशन की सरकार है तो अगर 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 साथ समर्थन वाली सरकार है तो उसके पास जा करके और अपने लिए कुछ लेकर के आता है, जैसे आजकल हम चंद्रबाबू नायडू को देख रहे हैं, या अगर अपोजिशन की है तमिलनाडु में तो हम उनको लड़ते हुए देख रहे हैं। अपने हिस्से हक के लिए लड़ता है। अगर आप साथ में है तो अपने समर्थन की कीमत वसूलिए, जैसे चंद्रबाबू नायडू वसूल रहे हैं। अपोजिशन में है तो स्टालिन की तरह लड़िए, ममता बनर्जी की तरह लड़िए आप। हम लोग, अफसोस है कि हमारे यहाँ 24 घंटे जो सारी राजनीति है और जो शासन है वो सब उसका ताना बाना जाति के इर्द गिर्द। बिल्कुल। ये बिल्कुल। एक बड़ी बहुत खराब, मतलब जातिवाद का ये सबसे निकृष्टतम रूप हो गया। राजनीति में जाति का इस्तेमाल, हम पहले भी आपके साथ बातचीत में कह चुके हैं कि हम लोग रजनी कोठारी को पढ़ते थे, सबसे बड़े समाजशास्त्री हैं और थे, और वो उनका एकदम मानना था कि राजनीति में जाति है, ये कोई बुरी बात नहीं है। तो उससे राजनीति का जातिकरण नहीं, ये जातियों का राजनीतिकरण है। जातियों का एम्पावरमेंट होता है। इससे पहले पॉलिटिकल होता है, फिर सोशल होता है, और फिर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट भी होता है, अगर आप कायदे से करें, ढंग से करें तो ये कोई बुरी चीज नहीं है। और दूसरी बात, वो कहते थे कि आप इससे बच नहीं सकते, अगर वो चीज समाज में है तो आप राजनीति को नहीं बचा सकते। अगर समाज में जाति है, समाज अगर जाति के आधार पर विभाजित है, सोशल तमाम नॉर्म्स जो है वो जाति से संचालित हो रहे हैं, तो राजनीति उससे नहीं बच सकती है। राजनीति कोई एलियन चीज नहीं है, समाज से अलग की चीज नहीं है। तो ये एक फर्क है बिहार की और दूसरे प्रदेशों के जाति की राजनीति। बिहार में 24 घंटे जो नेता हैं वो जाति की राजनीति करते हैं, जाति में ही उलझे रहते हैं। दूसरे राज्यों में हम देखते हैं कि चुनाव लड़ने के समय जातियों का इस्तेमाल किया जाता है, और फिर चुनाव लड़ने जीतने के बाद जो जीतता है वो अपने राज्य को फर्स्ट मान करके काम करता है। इतना गंदा इस्तेमाल। देखिए, आप रोज कह रहे हैं कि बढ़ते अपराध से आप चिंतित हैं, सरकार कह रही है कि कानून व्यवस्था ठीक है, और देखिए जब चुनाव करीब आया है तो राजबल्लभ यादव की पत्नी कहाँ जा रही हैं, सबको पता है। हाँ, गुलाब यादव की बेटी को किस पार्टी में शामिल कराया गया, सबको पता है। और राजबल्लभ यादव के दुश्मन कौशल यादव को कौन शामिल करा रहा है, सबको पता है। तो अब कुछ भी अछूत नहीं रह गया है। जब जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा, आपने 2 विवाह कर रखा है, आपने किसी को छोड़ रखा है, आपने किसी को साथ कर रखा है, ये सारी बातें गौण हो जाएगी और केवल यह देखा जाएगा कि ये जीत सकता है कि नहीं जीत सकता है। बिल्कुल। हाँ, ये बिहार में जातिवाद का जो पहला हमने कहा कि उसका वो इतना लिंगर ऑन करता है, मतलब राजनीति के साथ खत्म नहीं हो जाता, चुनाव के साथ खत्म नहीं हो जाता, वो लंबे अस्थायी रूप से रहता है। वैसे ही जाति का दूसरा रूप है। वहां आप तमिलनाडु में या आंध्र प्रदेश में या कर्नाटक में देखिए, इतना जातिवाद है, घनघोर जातिवाद है, लेकिन फिर वो नेता ऐसा चुनते हैं जो अपनी पार्टी का, अपने समाज का भला कर सके। अपनी जाति का भी भला अगर करता है तो करे, लेकिन समाज और राज्य का भला करता है या नहीं। देखिए, आप वोकाली का नेता है डीके शिव कुमार, वो जाति है, उस जाति के वोट दिलवाते हैं वो, लेकिन उनके ऊपर आरोप भी लगे हुए हैं, लेकिन उनका काम देखिए आप, अपने प्रदेश के लिए जो वो काम करते हैं, अपने समाज के लिए भी करते हैं। और बिहार के वैसे किसी जातिवादी नेता को उठा करके देख लीजिए, उसका काम देख लीजिए, वो क्या काम करता है। बिल्कुल। अगर राजबल्लभ यादव जाति के हैं और नवादा उस पूरे इलाके में अगर एक साइजेबल वोट वो होल्ड करते हैं, कौशल यादव और राजबल्लभ यादव का टक्कर हो, अगर इनको टक्कर देनी है तो दूसरा टक्कर देगा। आप इसलिए सिर्फ ले आ रहे हैं, इनसे कोई भला तो नहीं होना है उस क्षेत्र का, उस इलाके का। होना होता तो अब तक हुआ रहता है ना, जब से ये लोग राजनीति कर रहे हैं और कामयाब भी होते रहे। तो ऐसे ही ये एक दूसरी कमी है कि जाति भी आप कोई सकारात्मक, कोई पॉजिटिव सेंस में नहीं लेते हैं। आप वहां भी सिर्फ आप बाहुबली है, अपराधी है, उस चरित्रहीन है, ये कोई क्राइटेरिया आप ध्यान नहीं रखते। तो ये 2 बातें जो हम कह रहे हैं, ये हम पड़ोसी राज्य को देखते हैं अजीत जी, पड़ोसी राज्य को देखते हैं, उत्तर प्रदेश को। हमारी तरफ पिछड़ा था लेकिन कैसे बढ़ गया। चलिए, अखिलेश यादव घनघोर जातिवादी, मायावती घनघोर जातिवादी, योगी आदित्यनाथ भी उसी श्रेणी में शामिल कर लेते हैं कि राजपूतों को वह बचाते हैं, बाकी का मान मदन करते हैं। लेकिन इन तीनों ने अपने प्रदेश को आगे बढ़ाया।
किसी ने गाजियाबाद बसाया, किसी ने नोएडा बसाया, किसी ने लखनऊ की तरक्की की, किसी ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनाया, किसी ने दिल्ली आगरा एक्सप्रेस वे बनाया, किसी ने दिल्ली लखनऊ एक्सप्रेस वे बनाया। तो यह चुनाव में इन्होंने चाहे जो इस्तेमाल किया हो, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल बिहार का क्या? बिहार का क्या? बिहार का क्या? वही बिहार की स्थिति ये है कि अभी लालू यादव से नाराज हुए हैं प्रभुनाथ सिंह, सजायाफ्ता प्रभुनाथ सिंह। तो उनके भाई जो विधायक हैं बनियापुर के केदारनाथ सिंह, वह भी जेडीयू में आ रहे हैं। हाँ? उनके बेटे रणधीर सिंह भी जेडीयू में आ रहे हैं और उनके भतीजे चिराग पासवान के दरवाजे पर पहुंचे हुए हैं। आप सिवान में देख लीजिए, सिवान में खान ब्रदर्स को जो क्या है, यदि शहाबुद्दीन कुछ हैं तो खान ब्रदर्स भी कुछ हैं। शहाबुद्दीन कुछ थे तो खान ब्रदर्स को एलजेपीआर में शामिल कराया गया। तो क्या सब चल रहा है? आप संदेश की कहानी देख लीजिए, अरुण यादव का रुतबा इतना बढ़ा हुआ है कि वहां जेडीयू को उम्मीदवार नहीं मिल रहा है, जेडीयू को उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। हाँ, तो ये अपने इसी लेवल का जातिवाद है हम लोगों के यहाँ, और जो भी नेता बनता है जाति के समीकरणों का इस्तेमाल करके, उसके लिए बिहार फर्स्ट नहीं होता है। उम्मीद हम लोगों को उम्मीद थी कि नीतीश कुमार बिहार फर्स्ट की राजनीति करेंगे और वो बिहार का भला होगा, लेकिन क्या मतलब छोटी छोटी चीजें जो हुई, कानून व्यवस्था सुधर गई, कुछ चीजें स्कूल में बच्चे जाने लगे, मतलब इतना बार लो था, इतना नीचे था, इतना स्तर नीचे था कि थोड़ा बहुत सुधार हुआ, उसी को मान लिया गया कि बड़ी तरक्की हुई है। जैसे आपने अभी कई एक्सप्रेसवे गिनाए, तो क्या बिहार में कोई भी एक्सप्रेसवे बना? एक भी एक्सप्रेसवे बिहार में नहीं बना। बिहार में कोई नया महाविद्यालय नहीं खुल रहा है, नए कॉलेज नहीं खुल रहे हैं। तो ये क्या इस तरह, मतलब किस चीज से तरक्की होगी? ये एक बात है, नए शहर नहीं बस रहे, इतनी जरूरत है बिहार। सबसे कम शहरीकरण बिहार में है, सबसे कम भी इस देश में सबसे कम शहरीकरण, सबसे कम अर्बनाइजेशन बिहार का है। और दुनिया और देश के तमाम बड़े शहर बिहार के लोगों से आबाद हुए हैं, और बिहार में शहरीकरण सबसे कम है। क्यों नहीं नए शहर बसाए जा रहे? क्यों नहीं न्यू पटना के लिए कोई प्लानिंग कर रहा है? आप देखिए, आपने कहा न्यू पटना की बात करके आप ऐसा दर्द मुझे दे देते हैं ना कि हम उस तकलीफ को बयान नहीं कर सकते। कल ही हमारे पास एक आए थे जो जमीन के कारोबारी हैं, वह कह रहे थे बिल्कुल रिमोट चले जाइए, आप बीता तक चले जाइए, जमीन की कीमत हो गई है 70 से 80 लाख रुपए। आप इधर मसौली तक बढ़िए, आप इधर सोनपुर तक बढ़िए, लेकिन जमीन की कीमत 70-80 लाख रुपए हो गई। शहर में कंकड़बाग की जमीन 2 से 2.5 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गई। लेकिन सवाल यह है कि पटना शहर, आप कहेंगे विस्तार बिहता तक हो गया, आप कहेंगे विस्तार सोनपुर तक हो गया, आप कहेंगे फतुहा तक हो गया, आप कहेंगे कि इधर मसौली तक हो गया, लेकिन दर्द यह है कि सिर्फ जमीन की कीमतें बढ़ी हैं और वहां रहने वाले लोग, उन्हें 3,000 रुपए कमाने के लिए भी, 30,000 रुपए कमाने के लिए भी इसी 14 किलोमीटर के पटना में आना पड़ रहा है, डॉक्टर से दिखाने के लिए भी, बच्चे को पढ़ाने के लिए भी। जबकि आप और हम जानते हैं, नोएडा में हमारी बेटी रहती है, गुड़गांव में लोग रहते हैं, कि यदि हम दिल्ली ना जाएं तो वो कई महीने तक दिल्ली ना आए, क्योंकि सब कुछ वही है, उनकी नौकरी भी वही है, आधारभूत संरचना भी वही है, किसी काम के लिए तो शहर कहां बसाया जाता है? यहाँ शहर कहां बसाता है? हाँ, वही शहर बसाने की, जैसे अगर पटना के आसपास ही कोई शहर बसाए या कुछ दूसरे शहर बसाए, मुजफ्फरपुर, पटना, गया, भागलपुर के अलावा कोई शहर नहीं बसाया गया, शहरीकरण नहीं हुआ। कोई प्लांट, अगर मतलब शहरों का डेवलपमेंट भी प्लान्ड वे में नहीं हुआ। अगर प्लान्ड वे में शहर का विकास हुआ रहता है तो आज आकर के 75 साल के बाद, आजादी के 75 साल के बाद, प्रधानमंत्री सीवरेज और सीवर लाइन्स का के उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं प्रधानमंत्री आकर के। और अभी आप जो याद कर रहे थे उत्तर प्रदेश की जो बातें आप बता रहे थे, कल ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ग्रेटर गाजियाबाद की नींव रखी है। तो एक गाजियाबाद है, गाजियाबाद डेवलप हुआ, अब ग्रेटर गाजियाबाद बन रहा है। नोएडा के आगे ग्रेटर नोएडा बन चुका है और अब न्यू नोएडा बन रहा है जो मुरादाबाद तक जाएगा। और जेवर एयरपोर्ट बन रहा है कि उसके बाद किसी को उधर बिहार, यहाँ नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर जाने की जरूरत नहीं। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है, नए शहर, आप जो आपके पास उपलब्ध शहर है उस पर से लोड आपको कम करना है। लेकिन आप अर्बनाइजेशन जब बढ़ाते हैं तो उसके साथ बहुत सारी चीजें बढ़ती है, लाइफस्टाइल लोगों का ठीक होता है, रोजगार की संभावनाएं बढ़ती हैं। ये तमाम चीजें हैं जो बिहार में नहीं, इसलिए नहीं होती है कि नेता कोई विजन नहीं शो करता है, कोई दृष्टि उसकी नहीं होती है, दूरदृष्टि उसके पास नहीं। विजन की बात कर रहे हैं, विजन की बात कर रहे हैं, यही 1 मिनट रोकते हैं आपको। देखिए, पीएमसीएच दुनिया का सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बन रहा है, और किस इलाके में है यह आपको पता है। मुझे एक वरिष्ठ आईएएस बता रहे थे कि जब इसकी परिकल्पना की गई, डिजाइन किया गया, तो यह सलाह दी गई थी कि देखिए सब कुछ यहीं मत बनाइए, आप यहाँ ट्रॉमा सेंटर, आईसीयू बने रहने दीजिए, लेकिन जिन रोगों का लंबा इलाज है, जिसमें तत्काल मतलब कोई खतरा नहीं है, अब आपको
मतलब महिला डिपार्टमेंट बनाना है, आपको हड्डी डिपार्टमेंट बनाना है, ये कोई एक आप बिहटा में बना दीजिए, एक सोनपुर में बना दीजिए, एक फतुहा में बना दीजिए, एक मसौरी में बना दीजिए, मालूम होगा कि वहां डेवलपमेंट हो जाएगा और यहाँ का लोड भी कम हो जाएगा और इसी पीएमसीएच के पैसे से इसके लैंड के कॉमर्शियल यूज से पीएमसीएच जो नया बन रहा है और जो दूसरे जगह बनेंगे उसका पैसा भी निकल जाएगा। लेकिन जो हमारे नीति नियामक हैं उन्होंने कहा ना, सब कुछ पटना में ही बनेगा, तो बनाते रहिए। म्यूजियम भी पटने में बनेगा, बुद्धा स्तूप भी पटने में बनेगा, बनाते रहिए। पटना को जरूरत और किसी चीज की तो है नहीं। हाँ, तो ये एक समस्या है, ये बिहार की समस्या ज्यादा बड़ी है और देश के लेवल पर भी कहीं ना कहीं है, बहुत सेंट्रलाइज हो गई है सारी चीजें। अब डिसेंट्रलाइज किया जा रहा है, अब धीरे धीरे सारी चीजें अब डिसेंट्रलाइज हो रही हैं, बिहार में नहीं हो रही है, देश में होने लगा। पहले सिर्फ एम्स दिल्ली में था, एम्स अब कई जगह खुल गए। पहले आईआईएम 6 थे, अब बहुत सारे आईआईएम बन गए, अलग अलग छोटे छोटे शहरों में बन गए आईआईएम और आईआईटी नए बन गए। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है, लेकिन बिहार में नहीं होता है। तो ये सब चीजें इसलिए हैं क्योंकि हमारे नेता सिर्फ चुनाव जीतने तक की राजनीति का हाल जानते हैं। चुनाव जीतने के लिए क्या क्या किए जा सकते हैं, कितने तरह के समीकरण बिठाए जा सकते हैं, कितने धतकर्म किए जा सकते हैं, वो सारी चीजें, कितने चीजों पर आंख में पट्टी बांधी जा सकती है। आप कल तक भाई भतीजावाद को गाली देंगे और टिकट देने के समय वैसा ही आदमी खोजेंगे चुनाव जीत सकता हो, किसी का भाई हो, बेटा हो, भतीजा हो। अपराध को आप गाली देंगे, चुनाव के समय अपराधी खोजेंगे। आप जाति का विरोध करेंगे, चुनाव के समय आप जाति को ले आएंगे। तो ये सब चीजें बिहार की राजनीति की एक खामी है। प्रशांत किशोर एकमात्र नेता है जो हर बार कहते हैं कि अगर आप जाति और धर्म पर चुनाव वोट देते रहिएगा तो आप इस नाली से, इस गंदी नाली से और इस सड़े हुए एजुकेशन सिस्टम से, सड़े हुए हेल्थ सिस्टम से छुटकारा नहीं पा सकते। बिल्कुल, आज तक हमने नहीं सुना कि ये बात जा करके तेजस्वी यादव कहें या नीतीश कुमार कहें कि आप जाति के आधार पर वोट मत करिए। ये एक आदमी नहीं कहता, बिहार का एक बड़ा नेता इस बात को नहीं कहता। प्रशांत किशोर तो नए हैं, वो जोखिम ले रहे हैं, मान लीजिए वो कह रहे हैं, लेकिन कोई जमाया नेता इस बात को नहीं कहता कि हमको जाति का वोट नहीं चाहिए। नीतीश कुमार जैसा आदमी जिसने 1977 का पहला चुनाव लड़ा था और कहा था कि हमको जाति के आधार पर वोट नहीं चाहिए, और वो चुनाव हार गए थे। 77 में जब बिजली के खंभे भी चुनाव जीत रहे थे तो नीतीश कुमार चुनाव हार गए थे ये कह के कि हमको जाति का वोट नहीं चाहिए। नहीं, वो तो इतिहास में दर्ज है अजीत जी। 1977 की बात आपने कर दी कि जो बेलछी नरसंहार हुआ 1980 बिहार गए, 1980 बिहार गए, तो बेलछी नरसंहार हुआ तो जो वहां दलितों का संहार हुआ था वहां कुर्मियों ने किया था, कुर्मी जाति के अपराधियों ने किया था। और नीतीश कुमार संहार करने वाले कुर्मी जाति के अपराधी गिरोह के खिलाफ खड़े हो गए थे कि ये कुर्मी हैं, अपराधी हैं, हम इनका साथ नहीं दे सकते हैं। जो दलित हैं जिनका संहार हुआ है हम उनके साथ हैं। तो नीतीश कुमार उस प्रवृत्ति के नेता रहे हैं। लेकिन आज वही नीतीश कुमार, उनकी राज की पहचान है नालंदा और कुर्मी। बिल्कुल, तो ये जो एक डिटोरिएशन है हर लीडर का। लालू यादव पहले, आप इस बात को हमेशा दोहराते हैं और ये हर आदमी मानता है कि गरीब के नेता थे, फिर पिछड़ों के नेता हुए, फिर यादव मुसलमान के यादव के नेता हो गए। तो ये जो डिटोरिएशन है नेताओं का, ये डिटोरिएशन आपको बिहार के डिटोरिएशन में भी दिखाई देगा। बिहार के भी क्रमशः क्षरण होने में, उसका ह्रास होने में, उसको और गरीब होते जाने में ये तमाम चीजें आपको दिखाई देंगी। हर व्यक्ति सिर्फ जाति को साधने में लगा हुआ है। अब आप दूसरा पहलू आइए, दूसरा पक्ष जो आपने जहां बात शुरू की थी उसमें जाति तो क्या समस्या हो रही है बिहार में। अब हर जातिवाद का जो दूसरा नेक्स्ट लेवल है वो आपने 3 भूमिहार नेताओं के बहाने बताया। ये नेक्स्ट लेवल है कि तीनों भूमिहार इस बात से चिंतित हैं कि दूसरी जाति का आदमी कैसे बढ़ रहा है हमारे गढ़ में। तो हमारी उसमें क्या बात हो रही है, जो बातचीत का क्रक्स है, जो जिस्ट है, वो ये है कि हम लोगों को अपनी जाति का नेता जिताना है। चाहे वो जाति का नेता बीजेपी से चुनाव लड़े, चाहे कांग्रेस से लड़े, आरजेडी से लड़े, जेडीयू से लड़े, जनसुराज से लड़े, चिराग पासवान से लड़े, वो जिस पार्टी से लड़े, अगर वो जीत सकता है तो हम लोगों को जाति पार्टियों का बंधन छोड़ करके और उसको वोट देना है। जो आपने कहा ना कि बंधुआ माने जाते थे फॉरवर्ड, खासतौर से भूमिहार और ब्राह्मण कायस्थ, जिनको बिहार में या झारखंड में या कई जगह बंधुआ माना जाता है, भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जाएंगे ये लोग, कहाँ जाएंगे। वो भी अपने उस बगावत कर रहे हैं, अपने ऊपर से, अपने कंधे पर से बंधुआ होने का जो जुआ है उसको उतार कर रख रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर तेजस्वी यादव भी टिकट देंगे तो हम उनको भी वोट करेंगे। लोकसभा में हम लोगों ने देखा उन्होंने वोट किया। अगर कांग्रेस टिकट देती है तो कांग्रेस को भी करेंगे, अगर चिराग पासवान देते हैं वो तो करते ही हैं उनको वोट। तो अब ये नेक्स्ट लेवल है। ये बैठक जो थी मुजफ्फरपुर की, वो इसी की बैठक थी कि हमको अपनी जाति का नेता ज्यादा जिताना है, जाति का ज्यादा विधायक जिताना है।
कैसे जीतेगा इसकी प्लानिंग करिए, वो जिस पार्टी से लड़े उसमें असेसमेंट करना है और सारी ताकत उसके पीछे लगानी है। ये हर जाति के साथ हो रहा है। कुशवाहा इसी प्लानिंग में है कि हमारे विधायकों की संख्या कैसे बढ़े, राजपूत इसी प्लानिंग में है कि हमारी जाति की संख्या कैसे बढ़े। जो नहीं कौन नहीं, टिकट देता है अजीत जी 24 जून को जिस निशिकांत कुशवाहा ने एक नई पार्टी बनाई, उनकी पहचान मीडिया के लोगों ने कैसे जानी थी? देखिए, वो नवादा में जन्मे, गुजरात में जाकर पैसा कमाया। 2024 के लोकसभा चुनाव में कुशवाहा जाति के जितने उम्मीदवार थे, चाहे जिस पार्टी के हों, उन्हें वह पीछे से आर्थिक मदद करने को पहुंचे थे। इसका कहीं कोई मतलब नहीं था कि वह जेडी का उम्मीदवार है, वह बीजेपी का उम्मीदवार है, आरजेडी का उम्मीदवार है, सीपीएम का उम्मीदवार है। जाति कुशवाहा है, इसलिए उसे मदद देनी है। तो ये जागृति भी आ गई है। वही तो, ये नेक्स्ट लेवल है जातिवाद का, ये नेक्स्ट लेवल है। जी, पहले जाति थी और जातियां किसी पार्टी के खूंटे से बंधी थी, उस पार्टी के लिए काम करती थी। और ये जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट था, सोसाइटी का कॉन्फ्लिक्ट था बिहार का, उस कॉन्फ्लिक्ट से गाइडेड था। मान लीजिए कि सामाजिक स्तर पर, अगर समाज के स्तर पर यादव और भूमिहार लड़ रहे हैं तो ये तय था कि वो दोनों अलग अलग पार्टी को वोट करेंगे। राजपूत और भूमिहार अगर लड़ रहे हैं तो ये तय था कि दोनों अलग अलग पार्टी को वोट करेंगे। कोई भी कुर्मी अगर लड़ रहे हैं यादव से तो वो उसके साथ नहीं जाएंगे। ये तमाम चीजें, ये एक सोशल कॉन्फ्लिक्ट था। ये एक अच्छी बात हुई है कि वो सोसाइटी का कॉन्फ्लिक्ट कम हो रहा है। समाज के स्तर पर अब ये डिवीजन नहीं है, वो पहले के जैसे मारामारी नहीं है जातियों के बीच में। और उसी की वजह से राजनीति में भी ये खूंटा टूट गया जातियों का। अब हर व्यक्ति पहले एक जाति का हुआ, फिर दूसरी जाति का हुआ। अब हर जाति के अंदर ये देखने को मिल रहा है कि वो अब किसी एक पार्टी की बंधुआ नहीं है। जिस पार्टी से टिकट मिल जाए, पहले उस अपने जाति के उम्मीदवार को वोट देना है, अपने जाति के उम्मीदवार की संख्या बढ़ानी है। और ये देखिए कितना दुर्भाग्य है ज्ञानेश्वर जी, आप जिस जाति के व्यक्ति से बात करिए, वो अपनी जाति के नेता को लेकर के रोता मिलेगा। वो कहेगा कि अमुक जाति को देखिए, उसकी जाति का नेता तो उसको बड़ी मदद करता है और हमारी जाति का जो नेता है वो हमारी मदद नहीं करता है। तो हम उससे पूछेंगे कि तो फिर तुम क्यों उस जाति के उसके पीछे जाते हो, क्यों उसको वोट करते हो? फिर जब वो तुम इसी आधार पर वोट करते हो ना, तुम्हारी जाति क्या है, तो उसका कहना होता है कि फिर समाज में भी तो रहना है। तो अब ये समाज में रहना है, समाज का दबाव है, उस समाज के दबाव में आप अपनी एक जाति के उम्मीदवार को वोट करेंगे और वो आपका काम नहीं करेगा, क्योंकि वो मान रहा है कि आप उस जाति की मजबूरी में उसी को वोट करिएगा। फिर वो क्यों काम करेगा? आप काम कराने पर देखिए, फिर हम प्रशांत किशोर की बात दोहरा रहे हैं। आपने कब अपने उम्मीदवार को कहा कि आप स्कूल खुलवाइएगा, कॉलेज खुलवाइएगा, तभी आपको वोट करेंगे? या इस बार अगर आपने स्कूल नहीं खुलवाया, अस्पताल नहीं बनाया, या सड़क ठीक नहीं हुई, या सिंचाई की व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं की आपने, तो हम अगली बार आपको वोट नहीं करेंगे। आपने कब ऐसा कहा किसी नेता को? कभी बिहार का वोटर ये बात नहीं कहता अपने नेता को। उसको अपनी जाति दिखती है या अपना कोई निजी हित दिखता है कि नेताजी हमारा कोई निजी काम करती है। हमारे यहाँ बच्चे का मुंडन था तो आ गए थे, हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा थी तब तो विधायक जी आ गए थे, तो अब विधायक जी को जीवन भर इसके लिए वोट मिलता रहेगा। तो आपका कोई व्यक्तिगत मामला है, आपके लिए कहीं विधायक जी ने उठा करके फोन कर दिया या चिट्ठी लिख दी। कम्युनिटी का काम क्या कर रहे हैं, सामूहिक काम क्या कर रहे हैं, सामूहिक विकास का क्या काम होता है बिहार में, कौन सा नेता क्या कर रहा है, और उस आधार पर आप नेता का आकलन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये नहीं होता। हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या बिहार में यही है कि हर व्यक्ति एक तो पहले ये देखता है कि हमारी जाति का उम्मीदवार है कि नहीं है। हमारी जाति के उम्मीदवार को अगर दूसरी कुछ जातियों को वोट मिल रहे हैं, समीकरण का वोट जिसको कहते हैं, तो उसी को जिता दो। क्यों किसी पार्टी के पीछे पड़ना है? दूसरी जगह पार्टी देख लेंगे, ये होगा। या दूसरा कि निजी तौर पर नेताजी के यहाँ हम गए थे तो उन्होंने हमारे लिए फोन कर दिया। ये देखा जाता है नेता कितना गुणी है, उसमें क्या मेरिट है, वो आपके क्षेत्र के विकास के लिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये नहीं देखा जाता। देखिए संजय झा चुनाव लड़े थे तो हार गए थे ना, 1 लाख वोट आए। बिल्कुल 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 1 लाख वोट आया था ना दरभंगा में, लड़े थे जनता दल से तो चुनाव हार गए, 1 लाख वोट आए। और दरभंगा को एम्स किसने दिया, दरभंगा में मिथिला हाट किसने बनवाया? बिल्कुल वही। और दरभंगा में जो कुछ भी हुआ वो संजय झा ने किया, लेकिन अगर आज भी वो लड़ने जाए, समीकरण में फिट नहीं बैठे तो चुनाव हार जाए। बिल्कुल। ये क्या, ये कौन नेता फिर काम करेगा? ये हम बिहार की जनता के लिए भी एक सवाल कर रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि बिहार का विकास हो और आपकी ये धारणा रहेगी कि काम करने वाला नेता हमारी जाति का नहीं है तो हम वोट नहीं करेंगे, फिर वो नेता भी क्यों विकास करेगा? समाज और प्रदेश को देखिए, आज मैं दफ्तर के लिए जब चल रहा था, मेरे घर का जो सेवक है वो सहरसा कराने वाला है, तो मैं जब घर से निकल रहा था तो वह रो रहा था एक तरीके से। हमने पूछा क्या हुआ, तो गांव में उसका भांजा जो है रोज स्कूल जाता होगा, अकेले ही जाता था, छोटा बच्चा है। आज उसे रास्ते में, इसलिए हम कह रहे हैं अब उड़ता पंजाब नहीं उड़ता बिहार बनता जा रहा है। रास्ते में उस छोटे से बच्चे को किसी दूसरे बच्चे ने, जो नशे का आदी होगा,
वो फुलेसन और चिमचिमी टाइप का कुछ सुंघा दिया और वह लड़का घर पहुंचने के पहले बेहोश हो गया, उसे अस्पताल ले जाया गया क्योंकि उसे नशे की आदत नहीं थी। तो इन सब चीजों पर किसी को ध्यान नहीं है। और देखिए पूरी दुनिया में, अमेरिका को छोड़ दें, पूरे देश में भी कहीं यह नियम नहीं बना है कि हाँ आप मुखिया हो गए, सरपंच हो गए, ये हो गए तो आपको हथियार का लाइसेंस मिल जाएगा। इस पर तो किसी दिन लंबी विवेचना हम लोग करेंगे। ये कौन कौन से फैसले हो रहे हैं इस चुनाव के पहले बिहार में, समझ में ही नहीं आ रहा। मन तो कहता है सभी नेताओं को गाली दिया जाए। है भाई, तो हम लोग कर ही रहे हैं। अभी तो हर नेता को कह रहे हैं हम लोग। अभी जी तो कि कोई भी नेता परे थोड़े है इससे। कोई नेता, हमने बिल्कुल कहा ना कि नीतीश कुमार जा करके जो व्यक्ति लगातार 2 चुनाव इस आधार पर हार गया कि जाति का वोट नहीं चाहिए हमको, बिल्कुल। वो नेता भी आज जाति का समीकरण बनाने में बैठा हुआ है। सबसे बड़ा सोशल इंजीनियर नीतीश कुमार, उससे हम्म, बड़े लालू यादव जाके कह सकते हैं क्या कि हमको यादव का वोट नहीं चाहिए, हमको इस आधार पर यादव का वोट नहीं चाहिए कि हम यादव हैं, हम काम करते हैं तो हमको वोट करिए। कोई कह सकता है बिल्कुल। क्या? नहीं नहीं आप कर नहीं सकते। कहेंगे। आप सबसे बड़ा से बड़ा नेता भी सिर्फ जाति के आधार पर वोट मांगेगा, मेरिट के आधार पर वोट नहीं मांगेगा। जाति के आधार पर वो उम्मीदवार देगा। हम कहें कि इसमें बुराई नहीं है, लेकिन हम्म, चुनाव जीतने के बाद तो कम से कम जाति का चोला उतार के रख दो और बिहारी फर्स्ट करके आप चुनाव लड़िए और मतलब राजनीति बिल्कुल करिए और समाज और शासन करिए, सरकार का काम करिए। आप उसके बाद भी आप जाति का चोला धारण किए रहते हैं। सारी हम्म, राजनीति उसके बाद आप जाति साधने में लगा देते हैं। सारा समय सरकार में होने के बाद भी आप जाति साधने में लगा देते हैं, तो बिहार का कैसे भला हो? हम्म, और अब इसका तीसरा वो जो है, जो आपने कहा कि जो सुपर संडे की बात कही आपने, अब मान लीजिए जी कि तो एक सैद्धांतिक बातें हो गई कि बिहार जाति के जकड़न में ऐसा जकड़ा है जैसा दूसरे प्रदेश घनघोर जातिवादी होने के बावजूद भी नहीं जकड़े हैं। बिल्कुल वहां भी जाति के आधार पर पार्टियां बनी हुई हैं। थेवर की पार्टी बिल्कुल। है, अन्ना वो जयललिता की पार्टी जो है अन्ना डीएमके, थेवर जाति की है, पीएमके बनियार जाति की है, एक ओबीसी जाति की है। तो ये सब जातियों की पार्टियां वहां बनी हुई हैं। हम्म, नडार की अपनी जाति पार्टी है, सब हर जाति पार्टी बनाए हुए हैं, लेकिन सबके लिए तमिलनाडु फर्स्ट है। हमारे बिल्कुल यहाँ सबके लिए पहला क्या, हम फर्स्ट हैं, फिर हमारा परिवार है, फिर हमारी पार्टी है, उसके बाद देखेंगे अगर कुछ बचेगा तो बिहार के लिए भी सोचेंगे, बाकी 14 करोड़ लोगों के लिए भी बचेगा तो सोचेंगे। तो हम्म, ये भावना है। तो अब ये तो एक सैद्धांतिक बात हो गई। अब नीति ये राजगीर जाकर के बहुजन बहुजन समाज समागम कर रहे हैं। चिराग चिराग पासवान। पासवान, उनको जी नेता बनना है, उनको अब बिहार बुला रहा है। हम्म, भाई अब अभी भी तो बिहार के ही एमपी हैं, मंत्री हैं, अभी बिल्कुल क्यों नहीं कुछ बिहार के लिए कर रहे हैं? विधायक होंगे तभी बिहार के लिए कुछ करेंगे। जी तो आपको बिहार बुला रहा है तो अब आप घूम रहे हैं, आप कहीं कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं, कहीं समागम कर रहे हैं, बहुजन समागम कर रहे हैं। इसका क्या हासिल है आपके पास? क्या आप उसमें समागम में जाकर के क्या दृष्टि रखने वाले हैं, क्या विजन रखने वाले हैं? 20% दलित आबादी है, बिहार का हर 5वां व्यक्ति दलित है, उसके हम्म, लिए आप क्या विजन रखने वाले हैं? क्या उसका संघर्ष दशरथ मांझी जो पहाड़ का वो सीना चीर देने दसरथ वाले मांझी जी बिल्कुल। उन्हीं दशरथ मांझी की तरह हम उनका उनका भविष्य रहेगा कि हम्म, अगर पहाड़ के पार जाना है, पानी लेने जाना है, तो खुद ही अपने नाखून से पहाड़ काट करके और तब जाइए, कि आपके पास कोई दृष्टि है उनके लिए? बिल्कुल नहीं दृष्टि है ना आपके पास, आप वो दृष्टि रखिए, आप जाकर के आप जाइए, समागम करिए, लेकिन वहां एक रोड मैप लेकर के जाइए कि हम्म, हम बिहार के 20% दलितों के लिए हमारी सरकार बनेगी, तो हमारा ये आइडिया है, हम बिल्कुल आपके लिए ये करेंगे। और पूरे 80 बाकी जो 100% बिहारियों के लिए भी करिए, लेकिन अगर बहुजन समागम कर रहे हैं तो बहुजन के लिए ही आपका क्या रोड मैप है, आप रखिए। हम रोड मैप का इंतजार किया अनुसार जी प्रशांत किशोर का भी कर रहे हैं। हम लोगों ने बड़ी चर्चा की थी, उन्होंने कहा बिल्कुल किया जाना चाहिए। उन्होंने कि हम कहा हर है और यदि हाँ, रोड मैप नहीं देंगे तो फिर हाँ, से हम लोग कहेंगे कि प्रशांत किशोर कहकर मुकर गए, इन्होंने भी हाँ, बिहार को भविष्य नहीं बताया। नहीं बताया, तो हम उनके हाँ भी रोड मैप का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा था बिल्कुल कि हम बिल्कुल पंचायत स्तर का रोड मैप देंगे। आप जी पंचायत स्तर का मत दीजिए, कम से कम विधानसभा स्तर का रोड मैप दीजिए। आप भी जी 243 विजन डॉक्यूमेंट आप भी रखिए। आप अलग अलग कम्युनिटी के लिए भी कोई रोड मैप रख सकते हैं। आप पूरे प्रदेश के आर्थिक विकास का रोड मैप रखिए, शिक्षा के विकास सुधार का रोड मैप रखिए, स्वास्थ्य की व्यवस्था के सुधार का रोड मैप रखिए, आप रखिए, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का रोड मैप रखिए। हम्म, चाहे चिराग पासवान बहुजन समागम करें, बहुजन का भला कैसा होगा देखिए। बिहार, आप दूसरी जगह के भी, ऐसा नहीं है कि दलित हर हर पूरे देश में 15-16% दलित है, पूरे देश की आबादी में उतनी आबादी है, बिहार में 20% है। क्या इतनी खराब दलितों की स्थिति दूसरे जगह है? हम तो बहुत कम देखते हैं, बहुत कम प्रदेश ऐसे होंगे जहां इतनी बुरी स्थिति दलितों की है जैसे बिहार में। तो क्यों बिल्कुल। नहीं दलित, इतने बड़े बड़े दलित नेता हुए तो क्यों नहीं उनकी किस्मत सुधारने का कोई फैसला होता है? वो देखिए समागम करें। बात बहुत बुरी लग जाएगी अजीत जी। देखिए जितने बड़े लोग हो जाते हैं दलित में, और उसमें बड़ा प्रतिशत है कि सबसे पहले वह शादी जो है गैर दलित में करते हैं। अपने ही समाज और जिस बहुजन समागम की बात कर रहे हैं उसमें वह दूसरे परिवार
के साथ, अपने ही दलित परिवार के साथ नहीं जुड़ते हैं। यह सबसे बड़ा संकट, इससे ज्यादा क्या कहिएगा आप? क्या कहेंगे, ठीक बात है। हाँ, ये है अपनी एक धारणा है। देखिए, अब ये वही एक कुंठा है, ये क्या करेंगे, इसको कॉम्प्लेक्स है, जिस कॉम्प्लेक्स के तहत आपको आपकी जब राजनीतिक पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होता है तो अपने आप सोशल स्टेटस आपका सुधर जाता है, आप और बिल्कुल, सुधारने और बड़ा करने में लग जाते हैं, अपने लोगों को बिल्कुल, नीचे से खींच करके ऊपर ले आने के बजाय। देखिए, हम ये बहुत एक इतिहास में एक बड़े खराब कैरेक्टर के तौर पर सावरकर को रखा गया है। हुँ, अरुण शौरी की किताब आई है सावरकर पर, उन्होंने, हम वो किताब पढ़ रहे थे। सावरकर ने इतना इतना उन्होंने एक मच टू लर्न, एक चैप्टर, ये पूरा एक पार्ट है मच टू लर्न, मतलब सावरकर से हुँ, कितना ज्यादा सीखने की जरूरत है। हुँ, उसमें उन्होंने ये दलितों को लेकर के जितना काम किया है और दलितों के अंदर का जो जातिवाद है उसको दूर करने के लिए, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज इतने वर्षों के बाद भी वहां भी छुआछूत खत्म नहीं हुआ, वहां भी जातिवाद खत्म नहीं हुआ, वहां भी जो बिल्कुल, सोशल हायरार्की है वो खत्म नहीं हुई। एक जाति दूसरी जाति में शादी नहीं करती है, ऐसे कहने को आप बहुजन कहेंगे, एक बड़ा अम्ब्रेला बताएंगे और एक दूसरे से शादी नहीं करेंगे। बिल्कुल। आप एक है ना भाई, ये इसको जब तक आप जी, इसको तोड़ने के लिए क्या है, आपके पास कोई योजना है कि आप कहें कि नहीं वो 20% दलित एक है, या 25 या 26% पिछड़े एक है, या 36% अति पिछड़े एक है? ये नहीं नहीं, होता है, ये कोई नहीं उनके करता है। 20% में भी देखिए भेद है, और वहां भी क्या बोलते हैं, अस्पृश्यता है, छुआछूत है। वो इनके यहाँ पानी नहीं पियेंगे, उनके यहाँ पानी नहीं पियेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, वही, वो इनके यहाँ भी है। और अजीत जी, हाँ, कल रात को जेडीयू के एक बड़े नेता मुझसे मिले थे। मैंने आपकी बातचीत को ही कोट किया, देवेंद्र फडणवीस वाले इंटरव्यू को, कि देवेंद्र फडणवीस से पूछा गया कि आप दिल्ली से क्या सीखना चाहते हैं, तो देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि दिल्ली से सीखने को क्या है, सीखना है तो मुंबई से सीखो, महाराष्ट्र से सीखो, 10 बातें बता दी। हमने जेडीयू के नेताजी से पूछा, बिहार से हम क्या सीखें? हाँ, चुप रह गए। क्या हाँ, हम क्या जाति, सिखाएंगे आप? हाँ, जातिवाद सिखाएंगे? हमने दूसरा जो उस दिन भी आपको जवाब दिया था कि हम यही कह सकते हैं कि हम फैक्ट्री के मालिक नहीं हो सकते हैं, हमारे यहाँ फैक्ट्री नहीं लग सकती है, लेकिन देश भर के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनकी फैक्ट्रियों में हम मजदूर बन सकते हैं और दिन भर घिस पिस सकते हैं। यही मुझे बात याद आती है अखिलेश प्रसाद सिंह की, जो राज्यसभा में उन्होंने कहा था कि ये अंबानी और अडानी बिहार में औद्योगिकरण नहीं चाहते हैं, क्योंकि यदि बिहार में फैक्ट्रियां लग जाएंगी तो देश की फैक्ट्रियों को मजदूर नहीं मिलेंगे। हाँ, बिल्कुल। तो हम लोग कैसे अच्छा मजदूर बन सकते हैं, हम लोग अच्छे नौकर बन सकते हैं और वो सिखा सकते हैं हम लोगों को जातिवाद कैसे करें, वो सिखा सकते हैं। और आप बिल्कुल। आजकल सोशल मीडिया में रील देखिए, हर दूसरा रील कट्टा दिखाने का है कि बिहार में आकर के, और बिहार में है तो हम कट्टा दिखा रहे हैं, बिहार में है तो खैनी खा रहे हैं, बिहार में है तो गालियां दे रहे हैं, बिहार में है तो अश्लील गाने गा रहे हैं। तो ये एक पहचान बन गई है बिहार की, ये इतना दुर्भाग्य की बिल्कुल। बात है। तो ये तमाम जाति की राजनीति करने वाले अमित लोढ़ा नेताओं ने को अमित लोढ़ा ने अमित लोढ़ा ने जो किताब लिखी बिहार डायरी, जो उसके बाद वेब सीरीज बनी, मतलब ओटीटी पर फिल्म आई, हमें याद है जब उसमें कहा गया था और न बिहार में हाँ, कुछ कहा गया, इसके आगे कहा गया था, हाँ, मार देंगे हाँ, कट्टा कट्टा कपार। कपार में। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इतनी तीखी प्रतिक्रिया थी, लेकिन नीतीश कुमार अब अपने में नहीं है, इसलिए उनसे किसी प्रतिक्रिया की हम उम्मीद भी नहीं करते हैं। जी, तो बस ये जाति का जो ये मामला भी है, जैसा चिराग पासवान भी अब अपनी जाति को साधने में लगे हैं बहुजन के नाम पर, ताकि वोट चुनाव किसी तरह से निकल जाए, जीत जाए। अभी बिल्कुल। जीत के वो 1 साल से भारत सरकार के मंत्री हैं, तो उस बहुजन समाज के लिए या बिहार के लिए उन्होंने क्या किया है ये कोई नहीं जानता, वो खुद भी नहीं बता पाएंगे कि हमने क्या किया है। जी, वो खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं, तो कौन सा कोई फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए प्लान किया है उन्होंने, कागज बढ़ाए हैं भारत सरकार में, ये वो नहीं बताते हैं उसके बारे में। बहुजन कहीं क्या विकास करेंगे वो नहीं बताते हैं। इसी तरह से मुस्लिम जो वक्फ का भी ये एक इम्पोर्टेंट चीज है, ये हम लोगों को अब देखना होगा थोड़ा और बारीकी से, क्योंकि उसकी जो खबर आई थी ज्ञानेश्वर की, उसमें हमने सुना कि कांग्रेस पार्टी ने अपने तमाम नेताओं को, प्रदेश के नेताओं को निर्देश दिया है कि वक्फ बोर्ड का, वक्फ कानून का जो विरोध होगा, और मुस्लिम समाज जो, ये इमारत सरिया की ओर से इसका आयोजन किया जा रहा है, और इमारत सरिया के जो फैसल रहमानी है उनसे जाकर के राजेश राम मिले भी थे, तो पिछले दिन वो जाकर के फैसल रहमानी से मिले थे, तो ये वो अपने दिल्ली के नेताओं के निर्देश पर गए थे मिलने। यहाँ से उनको कहा गया था कि आप मिलिए और अपनी तरफ से सपोर्ट ऑफर करिए और उसमें शामिल होइए, उस जो भी वक्फ का विरोध का आंदोलन होगा, वक्फ कानून के खिलाफ आंदोलन होगा, उसमें शामिल होइए। हम पहले भी कहते थे ज्ञानेश्वर जी की ये ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम की वजह से वक्फ कानून का मामला रुका है, ये रुकेगा नहीं, इस पर विरोध होगा। और जब इस पर विरोध होगा, देखिए 5 लाख लोग अगर गांधी मैदान में जुटते हैं तो वो एक बड़े पोलराइजेशन का कारण बनेगा। वो एक बड़े, उनको बड़ा एक फायदा इस बात का होता है, चूंकि देखिए प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं अपने वो कि आप कपड़े से पहचानने की बात, वेशभूषा से पहचानने की बात प्रधानमंत्री करते हैं,
तो जी उसको उस पहचान को उस आइडेंटिटी को हाईलाइट किया जाएगा कि ये देखिए, और उसका एक खतरा, एक भय दिखाया जाएगा, और हम्म उस भय के आधार पर वोट पोलराइज करने की कोशिश होगी। हालांकि हम इससे ये नहीं कहते हैं कि मुसलमानों को अपने वक्फ कानून से अगर उनको आपत्ति है तो उसका विरोध नहीं करना चाहिए, बिल्कुल विरोध उनको करना चाहिए, लेकिन उस विरोध, अब आज राजनीति होगी, जब उस विरोध के बाद अगर बीजेपी जेडीयू के लोग राजनीति करेंगे तो उनको भी तो नहीं रोक सकते हैं, और जी वो राजनीति होगी। कांग्रेस और आरजेडी किस किस पैमाने पर, किस लेवल पर इसमें शामिल होते हैं, उनके कितने बड़े नेता उसमें शामिल होते हैं, और उस मैसेज को कैसे आगे बढ़ाया जाता है, उस पर क्या राजनीति होती है, ये बहुत दिलचस्प होगा संडे के बाद बिहार। चलिए, तो सुपर संडे बहुत दिलचस्प है। चिराग पासवान भी हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, मुसलमानों की मजलिस भी है, और पटना के मैरिन ड्राइव पर छत्रपति शिवाजी को लेकर नालंदा के उभरते कुर्मी नेता प्रणब प्रकाश भी हैं, और तेजस्वी यादव भी बैसियों की बैठक कर रहे हैं। तो संडे को क्या वह भी देखेंगे, आपको बताएंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।